हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस करंट अफेयर के सेशन में, वीकली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये वीकली करंट अफेयर सेशन का आज ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहला का वीडियो आ चुका है जो कि आपका जो वीडियो चैनल पेज पर अपलोड है, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स के आज हम देखेंगे 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक के बीच का जो करंट अफेयर्स हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उससे क्वेश्चन, तो वो सभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जो कि इसके पिछले वाले हफ्ते का था, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, उसको अभी आप देख सकते हैं। आपके लिए जो है एक तरीके से बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है, चैप्टर और टॉपिक वाइज, जिसमें जो टॉपिक आया हो उससे रिलेटेड भी बातें की गई हैं, ठीक है। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। हम वीकली साप्ताहिक जो है इसको लेकर आते रहेंगे, और पूरे मंथली का फिर जब मंथ एंड होगा तो उसमें हम पूरा मंथ का एक साथ देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है कि बजट 2025-26 में कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है किसमें? स्वास्थ्य पर, ठीक है, ये बताना है। अब देखिए 2025-26 का बजट जो फरवरी में अभी पेश किया गया, फरवरी 2025 1 फरवरी को आसपास, तो वहाँ पे जो है इसमें स्वास्थ्य में कितना प्रतिशत जो है हिस्सा आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1.94% जो है इसका आवंटन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बजट, केंद्रीय बजट, कुछ मुख्य बातों की, तो देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ कुल 99,857 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.78% की वृद्धि दर्शाता है। यह राशि जो है कुल बजट का कितना प्रतिशत है? तो 1.94% आता है। और ये 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उसमें प्रमुख बिंदु में जैसे कर सुधार देख लीजिए, तो आयकर छूट सीमा में वृद्धि किया गया है। अब नए कर प्रणाली के तहत जो है अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर दे नहीं होगा, आयकर दे नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 75,000 का मानक कटौती का उपलब्ध है, और मानक कटौती भी उपलब्ध, जिससे कुल 12,75,000 तक की आय कर मुक्त हो जाती है। टीडीएस और टीसीएस में संशोधन किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जबकि अन्य के लिए यह सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। किराए की आय पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर मासिक 50,000 रुपये और वार्षिक 6 लाख आ जाएगा, जो कि कर दिया गया है, जिससे छोटे मकान मालिकों और किराएदारों को लाभ होगा। कृषि और ग्रामीण विकास में बहुत सारी घोषणाएं हुई, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताया गया। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए बारे में घोषणा किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा के बारे में जो है घोषणाएं की गई। तो बहुत सारी चीजें की गई हैं जो आपको बजट के क्षेत्र में, तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिसको हम लोगों ने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि यूएनआरडब्ल्यूए को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? तो देखिए कोई भी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, अगर हम बात करेंगे तो इसमें को इन्वॉल्व रहता है, वो देता है, तो वित्त पोषित होता है वो अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जगह? अमेरिका। अमेरिका ने यूएनआरडब्ल्यूए को जो है किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो है प्रोवाइड कराने का, जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का जो है सस्पेंड इन्होंने इनकार कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए यूएनआरओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र और कार्य एजेंसी, इसका पूरा नाम है, जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता और विकास प्रदान करती है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है जॉर्डन के अम्मान शहर में है, ठीक है। ये है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में काम करती है। तो ये आपका हो गया यूएनआरडब्ल्यू है, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी क्यूसीओ अनिवार्य कर दिया? क्यूसीओ मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो क्यूसीओ जो है अनिवार्य कर दिया गया है कितने उत्पादों के लिए? तो 150 उत्पादों के लिए जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है।
मैंडेटरी हो गया, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब QCO के बारे में जान लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, जो कि यह है सरकार द्वारा किसी उत्पाद की गुणवत्ता और मानकों को विनियमित करने के लिए जारी किया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानकीकृत उत्पाद मिल सके। मुख्य बिंदु में बात करें तो जारी करने वाला जो निकाय है भारत में QCO आमतौर पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS या फिर संबंधित मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खराब गुणवत्ता वाले और असुरक्षित उत्पादों को बाजार में आने से रोकना इसका मेन उद्देश्य है। प्रभाव की बात करेंगे तो निर्माता और आयातकों को सुनिश्चित करना होता है कि उनके उत्पाद संबंधित BIS मानकों का पालन करें। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे? सरकार के द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 1600 सेंटर्स खोले जाएंगे और जो है विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बी पार्ट है। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है? तो वो बन गया है तीसरा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट है। ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसको IBCA के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। 7 प्रजातियों हैं जिनका संरक्षण करना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का काम है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए 7 जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर पहला आ जाता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और कुबरदार तेंदुआ, जिसको हम कहते हैं प्यूमा। तो ये सहित मतलब 7 बड़ी बिल्लियों की ये प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण करना है IBCF के माध्यम से, इसका उद्देश्य है। ठीक है, IBCA की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। और ये अगर हम बात करेंगे तो भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो ये बातें हो गई जो आपको IBCA के बारे में जानना है। ठीक है, इनमें जो 7 प्रजातियां हैं बिल्लियों की उनको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आ जाता है? तो बाघ आ जाता है, शेर है, पूमा है, लेपर्ड है, लायन, टाइगर, चीता, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया और जगुआर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 प्रजातियां बिल्ली के हैं जिनको संरक्षण करा जाता है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया हील इन इंडिया का पहल का उद्देश्य क्या है? तो हील इन इंडिया पहल जो शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत को एक प्रमुख मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना और विदेशी मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाना, अस्पतालों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाना, ये सभी इस हील इन इंडिया का पहल का जो है उद्देश्य है। हील इन इंडिया का लाभ उठाने वाले प्रमुख देश में तो अफ्रीकी और खाड़ी देश आते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, केन्या, ओमान, यमन, UAE, रूस आदि मरीज जो है भारत में आते हैं। तो यहाँ के मरीज जो है इसका लाभ उठाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो 2024 में अगर देखा जाएगा तो ये हो गया है 12.4 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया गया 50%। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिका के बाद हाल ही में किसी ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? तो वो है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देश है जो WHO से अभी बाहर फिलहाल निकलने के लिए घोषणा कर दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका पूरा नाम है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से जो है अर्जेंटीना ने अभी बाहर निकलने का निर्णय लिया है। और यहाँ के अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, एक के प्रवक्ता हैं मैनुअल एडोर्नी, इन्होंने बताया कि यह कदम WHO के साथ स्वास्थ्य प्रबंधन, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान गहरे मतभेदों के कारण यह उठाया गया है। उनके अनुसार WHO की दिशा निर्देशों के परिणाम स्वरूप मानव इतिहास में सबसे बड़े स्तर पर लॉकडाउन हुआ, जिससे अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इस कारण को इस मुद्दे को रख के जो है अर्जेंटीना बाहर हो गया है
WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्तमान महानिदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस नाम है, जो कि ये इथियोपिया के हैं। इनका कार्यकाल 2017 से अब तक चल रहा है, 2022 में दोबारा चुने गए थे। तो ये हो गया ये चीजें। अगला क्वेश्चन, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? तो वो है IMF, ठीक है। IMF क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका पूरा नाम है। इसका जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है। स्थापना इसका किया गया था 27 दिसंबर 1945 को, और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक हुआ था 1944 में, तो वहीं पर जो है इसके बारे में चर्चा किया गया था, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश जो है 190 हैं। IMF और भारत की बात करेंगे तो भारत 1947 में IMF का सदस्य बना, जब भारत आजाद हुआ। भारत का IMF में वोटिंग का अधिकार कितना है? तो 2.76% है, ठीक है। इसके बाद IMF ने जो है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को $3.9 बिलियन बेल आउट लोन दिया था, जिसके बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। RBI ने 5 वर्षों के बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कटौती करके अब हो गया 6.25%। तो ये याद रखिएगा, रेपो दर अभी फिलहाल में 6.25% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। अमेरिका के हाल ही फिलहाल अभी कौन बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति? तो ट्रंप बने हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी ये बहुत सारे फैसला लिए हैं, तो यहाँ पे ICC पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। ICC के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स का शहर है। द हेग में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को किया गया था, और यह रोम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके माध्यम से 17 जुलाई 1998 को सक्रिय संचालन कब हुआ? तो 1 जुलाई 2002 से इसका संचालन हुआ था। इसमें टोटल 124 सदस्य देश हैं। भारत, अमेरिका, चीन और रूस इसके सदस्य देश नहीं है, ठीक है। इसका सदस्य देश छोड़ो, सदस्य ही नहीं है। तो इसमें अपना भारत भी आता है, जो ICC का सदस्य नहीं है। ICC का गठन मुख्य रूप से 1998 में हुए रोम संविधि के तहत हुआ था, और यह एक स्थायी न्यायालय है जो उन मामलों को देखता है जिन पर राष्ट्रीय न्यायालय कार्रवाई नहीं कर पाते या करने में असमर्थ होते हैं। वर्तमान इसके मुख्य अभियोजक जो हैं उनका नाम है करीम खान, मतलब कि वर्तमान ICC के जो जज हैं। मुख्य कार्य इसका है युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका कार्यकाल अब कर दिया गया है 31 मार्च 2028 तक, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगभग कितने अवैध नागरिकों को चिन्हित किया है? तो ये चिन्हित किया गया है 18,000 अवैध नागरिकों को, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ नागरिकों को जो है वापस भेजा भी गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000 भारतीय। इसके बाद हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है कहा जाता है। तो यहाँ पे इसने IVF का प्रयोग करके 18 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? तो भारत का जो व्यापार था वो जो डॉलर में था तो 137 बिलियन डॉलर था यूरोपीय संघ के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 137 बिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह किस पुराने अधिनियम की जगह लेगा? ठीक है, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्मला सीतारमण जी ने नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया, और यह जो लेगा किस पुराने अधिनियम? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाला है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो इनकम टैक्स बिल 1961 को जो है रिप्लेस करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो विधेयक के तहत आयकर प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत नई शब्दावली अपनाई जाएगी,
टैक्स कानूनों को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। टैक्स कानूनों को सिंपल और साफ बनाया जाएगा, ठीक है। प्रचलन में रहे शब्द को हटाकर नई शब्दावली इसमें लाया जाएगा, ठीक है। विधिक विवादों को इसमें कम करके और टैक्स प्रावधानों को स्पष्ट बनाया जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि इनकम टैक्स बिल 1961 में कुल 298 धाराएं थी, जबकि जो नया विधेयक आया है उसमें 536 धारा कर दी गई है, ठीक है। शेड्यूल की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को बदलकर अब टैक्स ईयर इसका नाम दे दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो जान लीजिए। चलिए, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे तो ये यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने से संबंधित था। तब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे, यूक्रेन और रसिया के वार में, ठीक है। तो वहां से भारतीयों को बाहर जब निकालना था तब ऑपरेशन गंगा नाम से चलाया गया था। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? ठीक है, मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नर पहल जो है ये शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये सेवा 1 फरवरी 2025 को अमरावती में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री जो है नारा लोकेश, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यह व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा है जो कि आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाले दुनिया का पहला राज्य बना। और इसमें नागरिक व्हाट्सएप नंबर इतना दिया गया है जो इस पर हाई भेजकर 161 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और चरणबद्ध क्रियान्वयन में पहले चरण में यहाँ पे 36 विभागों की 161 सेवाएं शुरू की गई हैं, जबकि दूसरे चरण में 360 अतिरिक्त सेवाएं भी इसमें जोड़ी जाएंगी। तो इतनी सारी सेवाओं का इसके माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसके साथ संगठन ने FIC मतलब फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की? इनमें से तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपो सिटी दुबई, ठीक है। एक्सपो सिटी दुबई के साथ जो है ये साझेदारी किया गया है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यह समझौता 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट हुआ था, APCS, और मेयर्स फोरम में भारतीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया गया, जो अक्टूबर 2025 में एक्सपो सिटी दुबई में जो है आयोजित होगा। और यह समझौता ज्ञापन पर सिटीज इन एक्शन फोरम और के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एक्सपो सिटी दुबई की कार्यकारी निदेशक नादिया वर्जी और फिक्की इंडिया अरब काउंसिल के अध्यक्ष अदीब अहमद शामिल थे। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? तो क्षेत्रीय शहरी नीतियों के निर्माण में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना है और साथ ही भारतीय शहरों में निवेश और विकास के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर ने शपथ लिया है और ये किस देश में अवस्थित है? कौन? ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री जो रूप में जो बार्ट डी वेबर बने हैं। तो बेल्जियम किस सॉरी देश नहीं होगा यहाँ पे, किस होगा? महाद्वीप में, ठीक है। किस महाद्वीप में स्थित है बेल्जियम? जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, बेल्जियम की बात करेंगे तो कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में पड़ेगा। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा यूरोप, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो ब्रुसेल्स है। और इसकी आधिकारिक मुद्रा याद रखिएगा यूरो है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो बने उनका क्या नाम है? बार्ट डी वेबर, बार्ट डी वेबर याद रखिएगा। RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित करके कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया 4.8%। अभी मुद्रास्फीति की दर जो हो गई 4.8% हो गई, ठीक है। चलिए, भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितने किलोमीटर हो गया है? तो अभी वर्तमान में ये 1000 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेगा? तो 2025-26 में 100% जो है विद्युतीकरण का पूरा कार्य पूरा कर लेगा, ठीक है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका सम्मेलन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं तो इसका तीसरा संस्करण था जो अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है और इसकी अध्यक्षता किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PM प्रधानमंत्री मोदी थे, ठीक है। तो ये इन दोनों ने मिलकर जो है इसका सम्मेलन का
अध्यक्षता किया। और इसका प्रथम आयोजन कब हुआ था, ये तीसरा है। प्रथम आयोजन हुआ था बेलेचिले में, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और दूसरा आयोजन इसका सियोल में हुआ था, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। और तीसरा आयोजन हुआ है इसका पेरिस में। तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फरवरी महीने में। अगर हम बात करेंगे तो 11 फरवरी, याद रखिएगा 11 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। इसका विषय याद रखिएगा, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति, इसका इस बार का विषय था। और ये जो है हकीम अजमल खां, नाम याद रखिएगा, हकीम अजमल खां की जयंती पर ये मनाते हैं 11 फरवरी को, ठीक है। पहली बार की बात करेंगे तो 11 फरवरी 2018 को ये मनाया गया था। इन्होंने हिंदुस्तानी दवाखाना की स्थापना दिल्ली में 1905 में किया था। तो हकीम अजमल खां का नाम याद रखिएगा, 11 फरवरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तीसरा ऊर्जा भारत सप्ताह 2025 जो प्रारंभ हुआ है, ये आपका गोवा में हुआ है, ठीक है। सॉरी, गोवा नहीं होगा, यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। गोवा में जो हुआ था वो दूसरा था, ठीक है। गोवा में जो हुआ था वो दूसरा था, पहला जो हुआ है बेंगलुरु में हुआ है। तो तीसरा कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये गोवा में, सॉरी, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। आंसर यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की बात करें तो 11 से लेकर 14 फरवरी 2025 का आयोजन यशोभूम नई दिल्ली में, इसका प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया, ठीक है। दूसरा आयोजन इसका हुआ गोवा में हुआ था, और पहला आयोजन इसका हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। चलिए, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? थाई पूसम महोत्सव जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। थाई पूसम महोत्सव जो है ये भगवान मुरुगन को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है? तो भगवान मुरुगन को समर्पित है। और इसमें लोग क्या करते हैं, खुद को पवित्र करने के लिए अपनी जीभ की त्वचा को सुई से जो है छेदते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में जो है एक कावड़ी अट्टम महोत्सव भी इसी में ही शामिल है। किसमें? थाई पूजम महोत्सव में। तो ये भी याद रखिएगा। और इस महोत्सव में लोग जो है पीला वस्त्र के कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, पीला वस्त्र का कपड़ा पहनते हैं। पोंगल महोत्सव जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल में जान लीजिए, ओणम विशु, त्रिशूर पूरम, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू महोत्सव, ये सभी जो है आपके केरल में मनाया जाता है, आयोजन होता है, ठीक है। यक्षगान और कंबाला महोत्सव, ये कर्नाटक में होता है इसका आयोजन। और इसके साथ कनुमा त्योहार, ठीक है, कनुमा त्योहार जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, हाल ही में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो पैरा तीरंदाजी जो एशिया कप 2025 की बात करेंगे तो इनमें पहला स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये इसके आयोजनकर्ता देश कौन था? तो थाईलैंड में हुआ है आयोजन, बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें भारत की रैंक कितनी आई थी? प्रथम आई थी, ठीक है। भारत ने कुल स्वर्ण पदक 6 जीते हैं, रजत पदक इसमें 3 और कांस्य पदक 3 जीता है। टोटल 12 जो है पदक इसमें भारत के द्वारा जीता गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में ये लागू कहाँ पर किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया, ठीक है। मणिपुर में पिछले कुछ सालों से जो है वहाँ पे विवाद चल रहा था, तो उसी के मतलब उसी में जो है ये अभी हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह, जिन्होंने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर विधानसभा को जो है भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। चलिए, हाल ही में जोथम नापत जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जोथम नापत की बात करेंगे तो ये बने हैं वानुआतू, ठीक है। वानुआतू देश है जिसके प्रधानमंत्री अभी हाल ही फिलहाल में बने गए हैं। और जोथम नापत जो है ये निर्विरोध इस बार चुने गए हैं, ठीक है, निर्विरोध, इनके सामने कोई लड़ाई नहीं, तो निर्विरोध चुने गए हैं, ये भी याद रखिएगा। वानुआतू देश जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया का एक द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट विला। राष्ट्रपति यहाँ के हैं निके बुरे बराऊ, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा का नाम यहाँ पे वनुअतु बातु है, ठीक है, वनुअतु बातु। तो ये चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो बीच में है, ठीक है, ये हैं, कौन है? ये जोथम नापत हैं, जो कि
ये पीएम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का तीसरा संस्करण कब से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हुआ है 14 फरवरी से। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो पहला मुकाबला जो हुआ है वो RCB और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया और इसका फाइनल मैच खेला जाएगा 15 मार्च को। कहाँ पर? मुंबई में खेला जाएगा, ब्रबॉर्न स्टेडियम में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आयोजक कौन है? तो वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI इसका आयोजन कराता है। इसका पहला संस्करण हुआ था 2023 में। विजेता रही थी मुंबई इंडियंस और उप विजेता रही थी दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दूसरा संस्करण हुआ 2024 में। इसमें विजेता 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही थी और उप विजेता इसमें भी दिल्ली कैपिटल्स ही रही थी, ठीक है। और टीमों की संख्या टोटल इसमें कितनी है? तो 5 है। RCB, MI मतलब मुंबई इंडियंस, DC मतलब दिल्ली कैपिटल, UP ये यूपी वॉरियर्स है, ठीक है, यूपी वॉरियर्स, और GG गुजरात जायंट। तो ये 5 टीमों की संख्या है WPL में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये मैच चल रहा है। इसको हम 15 मार्च जब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 मार्च के बाद इस पर हम एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का भी यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।